रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वेव थ्योरी, है ना जी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वेव थ्योरी। वेव थ्योरी का मतलब कि हम लोग ना अब चलेंगे समझेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ठीक है। तो देखिए हम लोग किस हिसाब से चलेंगे, वेव फ्रंट के हिसाब से चलेंगे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वेव थ्योरी होता क्या। रिफ्लेक्शन जब भी बोलेगा ना तो हम लोग समझ जाएंगे एक बात, क्या कुछ बात हो रहा है मिरर का, मिरर है ना। देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक, देखिए इसको ना आप लोग अभी मत बनाइएगा, इसको आप लोग पहले देखिए कि कैसे बनता है। ये मिरर है, लाइट आता है, देखिए लाइट कैसे आएगा। ये दो लाइट आ रहा है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल है का मतलब कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। लाइट अगर पैरेलल हो तो लाइट इन्फिनिटी से आता है, ठीक है, ऐसे। चलिए ठीक है, अब एक काम किया जाए, ये लाइट जो इन्फिनिटी से आ रहा है, यहां पर ये लाइट जो है ना, ये इस मिरर से टकरा गया, और जिस पॉइंट पे ये मिरर से टकराया है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। किस पे बना हुआ है, इंसिडेंट रे पे बना हुआ है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। आप लोग इसको वेवलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस सोर्स से आ रहा है, ये डिस्टरबेंस क्या है, ये वेवलेट है। वेवलेट आया तो हम लोग कहाँ से आया, इन्फिनिटी से आया। इन्फिनिटी से जब आता है वेवलेट या लाइट, तो हम लोग उसमें कौन सा वेव फ्रंट बनाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट रे पे परपेंडिकुलर होता है। कोई भी वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट रे पे परपेंडिकुलर ही होता है। खैर इसका नाम रख देते हैं ए बी। यहां तक ना देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अब यहां पे समझने वाली बात क्या है वो सुनिए। ये जो रे है ये यहां तक आया, ठीक, उतना ही देर में ये भी यहां तक आया, आया ना। ये तो यहां टकरा गया है और ये अभी आगे जाएगा, ये तो अभी इसका तो अभी टकराना बाकी है। ये दोनों एक ही जगह से आया, ये यहां तक पहुंचा, ये टकरा गया, तो ये अब रिफ्लेक्शन शुरू करेगा और ये अभी भी जा रहा है आगे, नहीं तो ये यहां पे टकराएगा। मान लीजिए कि इसको यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगता है, ठीक है, और किस स्पीड से चल रहा है, सी स्पीड से चल रहा है। कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया, सी टी, कितना डिस्टेंस कवर किया, सी टी। इसका नाम रख देते हैं, ये बी है, ये ए डैश, ठीक। अब जब ये इधर आ रहा था, ठीक उसी समय ये रिफ्लेक्ट करके इधर जा रहा था, ये देखिए ऐसे, ठीक, ये ऐसे आया, रिफ्लेक्ट किया और उधर चला गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। देखिए ये इस तरह से ऐसे करके चला गया, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल कह देंगे। बोलते थे ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, तो यही वो नॉर्मल है। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, बहुत अच्छा। अब तक हम लोग यही पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट और मिरर के बीच का जो एंगल है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ज्योमेट्रिकली ये आई और ये आई दोनों बराबर है। आप खुद देखिए यहां पर, बताइए एक बात, ये और डॉटेड लाइन कितना एंगल बना रहा है, 90। उसमें ये कितना हो गया, ये हो गया आई, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आई, ठीक। अब ये देखिए, हम अभी अभी आपको बताए थे इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच एंगल कितना होता है, 90।
है ना, इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 होता है। उसमें ये आई हो गया तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, नहीं होगा, हाँ। फिर ये और ये कितना है 90, उसमें ये अगर 90 माइनस आई हो ही गया है तो ये कितना होगा आई होगा ना। तो हम लोग ज्योमेट्रिकली एकदम सही देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई था, अब हम लोग उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे। अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट और मिरर के बीच का एंगल को। ठीक, यहां तक सब कुछ ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए करना क्या है। ये तो यहाँ पे टकरा गया जी, अब यहां से ये अपना रिफ्लेक्ट करेगा जैसे रिफ्लेक्ट करना होगा, है ना, ये अपना रिफ्लेक्ट करेगा जैसे करना होगा इसको। सर एक इंसिडेंट रे कितने बार रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, एक इंसिडेंट रे एक ही बार रिफ्लेक्ट करता है। फिर वहाँ पे दो, कहाँ, वो दो बार क्या ना, ये तो यही था, देखिए ये यहां से आया और इसे चला गया, वो परपेंडिकुलर है क्या? ये वेव फ्रंट है, भूल गए, ये है इंसिडेंट वेवलेट या फिर आप इसको रे बोल लीजिए, और इंसिडेंट वेवलेट पे हम लोग एक वेव फ्रंट बनाए हैं। ये कौन सा वेव फ्रंट है, ए बी। ठीक, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब क्या हुआ, ये रे यहां आया और इधर चला गया रिफ्लेक्ट होके। अच्छा एक बात बताइए, इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा था, टी, कितना समय लगा था टी, कितना स्पीड से चला था सी, तो कितना डिस्टेंस कवर किया सी टी। अगर इस रे को भी हम टी ही टाइम दें तो कहीं जा करके वो रुकेगा कि नहीं, तो हम लोग इस डिस्टेंस को भी सी टी अगर बना दें तो ऑब्वियस है कि ये और ये बराबर होगा, है ना जी। अब करना क्या, सुनिए, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। अच्छा इसको ऐसे का है, अच्छा सा आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। सुनिए, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करेंगे, देखिए ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की है क्या, ये परपेंडिकुलर क्या था, ये था वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी क्या है, तो इंसिडेंट, हाँ ये है वेव फ्रंट, एकदम सही। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, बिल्कुल ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोले थे, इंसिडेंट वेव फ्रंट और मिरर के बीच का स्मॉलर एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ठीक उसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और मिरर के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो भी हो गया, इसका ना ये सी टी है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि यहां पर रिफ्लेक्शन का जो लॉज होता है ना वो काम करता है। तो रिफ्लेक्शन का लॉ में हम लोगों को एक चीज तो प्रूफ करना रहता है, क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। उसके अलावा हम लोगों को क्या प्रूफ करना पड़ता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि I बराबर R कैसे होगा। तो इसके लिए ना हम लोग दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। पहला का ट्राइंगल है ए बी ए डैश, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए बी डैश ए डैश, एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। ठीक है ना यहां तक, ठीक। ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल को ना हम लोगों को देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। चलिए एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का जो बेस है ए ए डैश वो सेम है ना जी, ए ए डैश दोनों केस में सेम है। तो ए ए डैश इक्वल टू ए ए डैश, बेस इज सेम। अब ये जितना दूरी कवर किया था ये भी उतना ही दूरी कवर किया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश, बी ए डैश, और ये होगा कितना, सी टी। तीसरा बात, ये जितना एंगल है ये भी उतना ही एंगल है ना, तो एंगल बी इक्वल्स एंगल बी डैश। कितना एंगल है,
90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंसी आ रहा है? रूल क्या है? देखिए आपको बताते हैं, ये 90 डिग्री है तो RHS एक रूल होता है। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। देखिए इसके सामने ये H है ना, 90 डिग्री के सामने राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक, राइट एंगल भी हो गया और एक साइड भी हो गया। एक साइड है ना CT, तो एक साइड भी हो गया। तो RHS क्राइटेरिया से ये क्या है? क्या है ये तीनों? क्या बता रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेते हैं। यहां पर बोल देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। हेंस ट्रायंगल ABA डैश एंड ट्रायंगल AB डैश A डैश आर क्या है? कॉन्ग्रुएंट। सॉरी, हाँ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दोनों बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है, एकदम सेम। सिमिलर का क्या मतलब होता है? सिमिलर का मतलब होता है कि दोनों का साइज अलग हो सकता है लेकिन है सिमिलर शेप का। एक और बात, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। सिमिलैरिटी में क्या होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है का मतलब ये हुआ, इसको देखिए यहां पर हम लोग अब कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? एंगल BA डैश इक्वल टू एंगल B डैश A डैश A, दैट मीन्स एंगल I इक्वल्स एंगल R। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग बेसिकली यही प्रूफ करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग किस तरीके से इसको प्रूफ किए? हम लोग इसको वेव थ्योरी से प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें किए कुछ नहीं, बस खाली दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होगा, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है। तो यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक, इस पे लिख लीजिए। क्या कीजिए? देखिए दो ट्रायंगल है ना, दोनों का बेस तो सेम है। तो मतलब इस ट्रायंगल का भी बेस A डैश है, इस ट्रायंगल का भी बेस A डैश है, तो दोनों का बेस सेम है, इक्वल है। बाकी आप लोग एक बात पूछ सकते हैं कि ये CT है, ठीक है, तो ये भी CT क्यों है? CT इसलिए है ना कि देखिए यहां से अगर कंपास से ये डिस्टेंस को आप ऐसे करके मेजर करके कट करेंगे ना, तो यहां से भी वही डिस्टेंस मेजर करके कट करेंगे ना, तो दोनों डिस्टेंस देखिएगा 90 डिग्री पे आपको कट हो रहा है। तो आपको 90 डिग्री पे ही क्या बनाते हैं? वेव फ्रंट बनाते हैं। कंपास बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा ये चीज, है ना जी। ठीक है, अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको लिख लीजिए। उसके बाद वो भी लिखना है साइड में। ये हाँ यही लास्ट है, ये लास्ट है, मतलब यही हम लोग प्रूफ किए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा तरकीब है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे? वेव थ्योरी से, वेव थ्योरी से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि यहां पर हम मिरर यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग
कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज करेंगे, है ना जी। ठीक है, यहां पे देखिए ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम का बाउंड्री है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हवा, ये पानी है, ठीक है। तो ये हवा और ये अगर पानी है तो दो अलग अलग मीडियम हुआ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट आएगा, देखिए यहां पे लाइट फिर से वैसे ही आएगा, इंफिनिटी से आएगा ऐसे, देखिए जी इंफिनिटी से ये लाइट आ रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा से बना दे ऐसे, और ये भी ऐसे। देखिए दो लाइट आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है ना, सन से आ रहा होगा सनलाइट, ठीक। तो ये दो लाइट आ रहा है, एक्चुअली में लाइट यहाँ दो नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। हम लोगों को, हाँ हम लोग दो ही से काम चला लेंगे क्योंकि एक इमेज बनने के लिए एटलीस्ट दो काफी है। तो यहां पर क्या करेंगे, दो लाइट आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, कैसे पता चला, पैरेलल आ रहा है। इस पॉइंट पर जब ये टकराया है तो हम लोग इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये देखिए यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ठीक। इसका नाम क्या है, ए बी, बहुत अच्छा। अब ये तो ए बी है, ठीक है, ये तो इस मीडियम में आकर के इंसिडेंस हो चुका है, लेकिन ये वाला जो लाइट है ये अभी भी यहां से यहां तक जाना है इसको। ये तो यहां पर आ गया तो ये अब दूसरा मीडियम में चला गया। अच्छा, दूसरा मीडियम में जाएगा, ऑब्लिकली आया है, दूसरा मीडियम में जाएगा तो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करेगा, यहां भी वही करेगा कि पाथ चेंज करेगा, लेकिन यहां पाथ चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। खैर चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो ये देखिए ये ऐसे करके बेंड किया, ये भी एकदम इसके पैरेलली यहां पर बेंड किया, है ना, हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑब्वियसली। यहां पर अगर हम लोग ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो आप एक चीज देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिलहाल हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और उस समय मिरर बोलते थे, लेकिन अभी हम लोग इसको बाउंड्री बोलेंगे, बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। ये क्या है, आई, है ना जी, ठीक। ये देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुआ, रीजन क्या था, रीजन ये था कि ये रेयरर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग जिस तरह से इधर इधर ये आया और ऐसे करके हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, ये ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, हाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऐसे ही लिख देते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, देखिए यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। ये परपेंडिकुलर क्या है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसका देखिए ये बी है ना, तो इसका नाम हम रख देते हैं ए डैश बी डैश। अच्छा, अब देखिए तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिलहाल हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जैसे यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये प्लेन के बीच का एंगल था, यहां क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, आर। ज्योमेट्रिकली देखिएगा ये दोनों एकदम सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। तो अब यहां पर एक बात सुनिए, तो जितना देर में ये यहां से यहां आया है उतना ही देर में नहीं ये यहां से यहां भी गया है। यहां पे थोड़ा स्लो चला, ये क्यों स्लो चला, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, बात समझे। यहां पे जब ये इन कर गया था तो ये स्लो चला और ये फास्ट चला, इसीलिए थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, टाइम सेम लगा। तो यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखिए v1t, और यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ, v2t। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, ठीक। v1 इज ग्रेटर देन v2 ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि v1 जो है वो रेयरर मीडियम का स्पीड है, ठीक।
तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखिए साइन आई बराबर क्या होगा। पहले हम लोग ये बता लेते हैं कि ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी हाँ ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश हाँ ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश। ये दोनों ट्राइंगल हम लोग ले लिए। अब यहां पर बताइए साइन आई बराबर क्या होगा। ये साइन आई है। साइन आई बराबर नहीं, वैसे नहीं, साइन आई बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बी ए डैश। परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला साइड बी ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, ए डैश, है ना। ठीक, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसी तरह से साइन आर बराबर क्या होगा इस ट्राइंगल में, साइन आर का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर, हाँ आर के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश ए डैश। ठीक, अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसको बता दिए इक्वेशन 1, इसको बता दिए इक्वेशन 2। हम लोग ना स्नेल्स लॉ प्रूफ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साइन आई बाई हाँ साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर होता कितना है, देखिए इसको कीजिए, क्या होगा बी ए डैश बाई ए डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश बाई ए डैश। अभी डिवाइडेड ही रखें क्योंकि हम लोग डिवाइड किए ना। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डैश बाई ए बी डैश। बहुत अच्छा, ये और ये गया तो साइन आई बाई साइन आर कितना आया, बिल्कुल बी ए डैश बाई ए बी डैश। तो यहां पे लिख देते हैं, देखिए तो यहां पर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स बी ए डैश है कितना, बी ए डैश है कितना V1t और ए बी डैश है कितना V2t। ये टी कैंसल, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स क्या आया V1 बाई V2। जनरली होता क्या है ये μ2 बाई हाँ साइन क्या हटाइएगा, साइन काट दीजिए, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये भी पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे μ2 बाई μ1 भी हम लोग लिख सकते हैं, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रूफ करता है स्नेल्स लॉ को। तो दिस इज द वे हम लोग स्नेल्स लॉ प्रूफ कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। तो ये तो स्नेल्स लॉ है, लेकिन दूसरा लॉ इसका क्या होता है, दूसरा लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इन द सेम प्लेन। प्लेन कहां है, प्लेन बोर्ड है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। हाँ क्या हाँ तो कोई बात नहीं, मिटा दे। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, हम लोग एक साथ इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों को कहाँ का याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर। हाँ उसमें क्या हुआ था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, बहुत सारा फोर्स था, नहीं पढ़े थे। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है बहुत सारा कोई क्वांटिटी होगा, बस एग्जैक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है जोड़ दीजिए। क्या होता है, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हैं वो स्केलर है कि वेक्टर है।
अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको स्केलर मेथड से जोड़िएगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर मेथड से जोड़िएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ सुपरपोजिशन ऑफ वेव देख रहे हैं। तो वेव को सुपर इंपोज करने का तरीका क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग पिक्टोरियली समझेंगे, बाद में हम लोग इक्वेशन वाइज समझेंगे। देखिए, ये है एक वेव, ये है दूसरा वेव। ठीक, अब देखिए, पहले हम लोग वेव के बारे में समझ लें। ये वेव होता है ना जी, ये वेव का एक साइकिल है ना जी। ये देखिए, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको पूरा का पूरा वेव का हम एक साइकिल बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे हो रहा है पहले ये सीखते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे होता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है ना, जोड़ देना। ठीक है, तो यहां पर हम ये दो वेव है, इस वेव का नाम हम लोग, इस वेव पल्स का नाम रखते हैं y1 और इसका नाम रखते हैं y2। दोनों को जोड़ना है, दोनों को सुपर इंपोज कर देंगे। सुपर इंपोज मतलब दोनों को हम लोग अब जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे वो देखिए, इसका एम्पलीट्यूड है मान लीजिए +1, इसका भी एम्पलीट्यूड है मान लीजिए +1, इसका एम्पलीट्यूड है -1, इसका भी -1। दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले इस एडिशन को हम लोग कहते हैं इन फेज एडिशन। इन फेज मतलब ये दोनों सेम फेज में है, मतलब इसका 0 इसका 0, इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम, फिर इसका 0 इसका 0, इसका मिनिमम इसका मिनिमम। तो इसको बोलते हैं हम लोग इन फेज एडिशन। फेज डिफरेंस 0 है। एकदम जैसे सिंपली जोड़ते हैं ना, 1 और 1 2, वैसे ही जोड़ दीजिए। यहाँ 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ -2 ना। हाँ, अच्छा, ये यहां तक तो ये ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ ना गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं इन फेज एडिशन। हम लोग इसको जोड़ दिए, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये था इन फेज एडिशन, इन फेज एडिशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आउट ऑफ फेज एडिशन। ध्यान से देखिए, इसको आउट ऑफ फेज कैसे करते हैं। इसको पहले बना लीजिए, इसको बना लीजिएगा, उसके फिर आउट ऑफ फेज करेंगे। देखिए, मिटा दें। अब हम लोग ना आउट ऑफ फेज एडिशन करते हैं। देखिए, आउट ऑफ फेज एडिशन आपको ना हल्का हल्का समझ में आ गया होगा कि होने वाला क्या है। देखिए, ये है एक वेव पल्स, ये है दूसरा वेव पल्स। दोनों में अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या हो रहा है ना जी। ये है +1, ये है -1, ये है -1, ये है +1। इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज एडिशन करेंगे हम लोग। आउट ऑफ फेज क्यों, क्योंकि इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के साथ ऐड होगा और इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो यहां +1 और यहां -1 ऐड हो रहा है। बोलिए क्या होगा, +1 और -1 कितना होता है, 0। -1 और +1 कितना होता है, कुल मिला करके आया क्या, यही आया, कुछ नहीं आया है कि नहीं, यही ना आया जी, कुछ नहीं आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ फेज एडिशन। हाँ, कुछ नहीं है, आउट ऑफ फेज एडिशन। हाँ, एक बात है, मान लीजिए ये 2 रहता और ये -1 रहता, तब कितना आता, +2 -1 1। तो होता कुछ नहीं, यहाँ पे और छोटा बन करके ये वेव पल्स आता नहीं। इसको भी लिख लीजिए,
हुआ, इसमें तो कुछ नहीं था। तो लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता क्या है, लिखिए। हाँ, स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स traveling through a medium superimpose on each other comma the resultant displacement superimpose on each other comma the resultant displacement at any time is equal to the vector sum of is equal to the vector sum of the displacements due to individual waves at that point. ठीक है, individual waves at that point. अब यहां पर आप देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन वाइज कैसे लिखते हैं। ये तो हम लोग दो ही वेव ना ऐड कर रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा वेव पल्सेस होता है, y1, y2, y3, y4, और ये सब डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सब डिस्प्लेसमेंट है। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। हाँ, क्रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इस पीक पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं, और मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिजल्टेंट वेव पल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कंस्टिट्यूएंट वेव पल्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है ना? ये लिख लीजिए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ y3 होना चाहिए, y3 एंड सो ऑन, है कि नहीं? yn तक। हाँ, तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, एक बात बताइए, एकदम सिंपल, हम आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साउंड वेव हालांकि होता तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन अगर हम लोग साउंड वेव को ट्रांसवर्स वेव बना दें, ऐसा बना दें, और अगर आप घर में बहुत हाई वॉल्यूम में साउंड सुन रहे हैं या गाना सुन रहे हैं बहुत हाई वॉल्यूम में, आपको कोई बोलता है वॉल्यूम कम करो, तो आप साउंड का कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को कम करते हैं? आप उसका फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, आप उसका एम्पलीट्यूड कम करते हैं, आप उसका वेवलेंथ कम करते हैं, आप उसको क्या कम करते हैं? उसका एम्पलीट्यूड कम करते हैं। वॉल्यूम देखिए, हाई एम्पलीट्यूड इंटेंस वॉल्यूम, लो एम्पलीट्यूड लो वॉल्यूम। आप देखिए यहाँ पर इंटेंस का मतलब कितना इंटेंस है, इंटेंसिटी इस वेव का कितना हाई है। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? हाँ, आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सारा का सारा चीज हम लोग देखेंगे। मान लीजिए ये एक स्टिक है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और ये दूसरा स्टिक है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इन दोनों स्टिक के बीच में जो भी होगा वो एक ही सेकेंड में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है एक साइकिल, ये है 2 साइकिल, तो कुल मिलाकर के एक सेकंड में कितना साइकिल हुआ? 1 2, तो इसको बोलते हैं 2 साइकिल पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बात समझे? आगे देखते हैं, गिनिएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? अब देखिए 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना फ्रीक्वेंसी हो गया? 15 हर्ट्ज। ये हो गया 15 हर्ट्ज। सर ये फोन में भी होता है ना 60 हर्ट्ज 90 120 हर्ट्ज। एकदम कोई भी चीज जो वाइब्रेट करता है उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। उसे डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंसेस देखिए, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी मोशन ऐसा है जो रिपीटिंग मोशन है, एग्जांपल के लिए जब कोई सर्कुलर मोशन होता है ना, तो सर्कुलर मोशन में तो आप पोजीशन को रिपीट करते हैं बार बार। आप ऐसे घूमेंगे, इस पॉइंट पर आए, फिर घूमेंगे तो उस पॉइंट पर आइएगा ना, फिर घूमिएगा तो उस पॉइंट पर आइएगा। अगर बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो हम बोलेंगे आपका फ्रीक्वेंसी हाई है, आने का आपका फ्रीक्वेंसी हाई है। कभी कभी बोलते हैं ना लोग, फ्रीक्वेंट विजिटर है ये, जो बार बार आता है। तो 60 हर्ट्ज वाले फोन में और 120 हर्ट्ज वाले फोन में क्या डिफरेंस है? उसका परफॉर्मेंस मतलब कि वो देखिए हर्ट्स किस पॉइंट से बोला जा रहा है ये भी देखिए। ये जो हम लोग हर्ट्स बोल रहे हैं ये उसके प्रोसेसर का स्पीड होता है। प्रोसेसर का स्पीड होता है ना कितना, 1.73 गीगाहर्ट्ज, 1.12 गीगाहर्ट्ज। तो इसके प्रोसेसर का स्पीड होता है, मतलब प्रोसेसर कितनी स्पीड से किसी कैलकुलेशन को करता है। तो ये जो स्पीड है ना, स्पीड का मतलब प्रोसेस करने का जो रिपीटिशन होता है वो किस रेट से रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग गीगाहर्ट्ज बोलते हैं। जितना हाई गीगाहर्ट्ज होगा हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर का स्पीड जितना ही हाई है, मतलब उसका परफॉर्मेंस भी उतना ही हाई है। वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा महंगा मिलता है और उतना ही हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर में लगता है। यहाँ पर एकदम बेसिक सिस्टम, आप अगर ये समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है तो वेवलेंथ समझिए। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, क्या पता चला, फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया तो वेवलेंथ कम होता गया, है ना जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है तो वेवलेंथ कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। यहां पर आप सोच करके देखिए, ये फ्रीक्वेंसी जो 15 हर्ट्ज है, ये अगर अभी 1500 हर्ट्ज हो जाता तो हमको इन्हीं दो लाइन के बीच में ना इसको एकोमोडेट करना पड़ता 1500 वाइब्रेशंस को। तो सोच रहे हैं इसका जो वेवलेंथ है वो कितना छोटा हो जाता है कि नहीं जी। ठीक, तो ये हम लोग समझे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये हम लोग समझे कि वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि साउंड के सिस्टम से पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब ना लाइट हम लोग समझेंगे। देखिए साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए यहां पर ये कितना फ्रीक्वेंसी है, 1 हर्ट्ज, क्योंकि इसमें एक ही साइकिल है। ये कितना फ्रीक्वेंसी है, 2 कहां, ये भी तो एक ही साइकिल है, तो दोनों एक ही हर्ट्ज है। दोनों में अंतर क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसका कम है। तो अगर ये साउंड वेव होता तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। आप कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हैं। अरिजीत सिंह गाना गा रहा होगा, आप एकदम हाई वॉल्यूम से गाना सुन रहे होंगे, कोई बोलेगा वॉल्यूम कम करो, आप फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिएगा तो अरिजीत सिंह की जगह हम गाने लगेंगे जी, अच्छा लगेगा सुन के। सर तो इसका दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, एकदम सेम है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इसका वॉल्यूम कम है। तो जिसका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहता है वो उतना इंटेंस होता है, इसका साउंड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर ये लाइट वेव है तो इसका लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी का कुछ अभी फिलहाल नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है आपको हम समझाते हैं लाइट के सेंस में, इसको ऐसे रख देते हैं ना। हाँ देखिए, लाइट के सेंस में फ्रीक्वेंसी क्या है, कलर जो होता है ना लाइट का, फ्रीक्वेंसी उसी को लीड करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ना एक ये किस कलर का लाइट है, वाइट, ठीक है, तो वाइट कलर का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा या मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। मान लेते हैं ये ग्रीन कलर का लाइट है, तो ग्रीन कलर का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना जी लाइट का। ठीक, अगर हम 9 वाट का बल्ब जलाएं तो उससे ग्रीन लाइट निकलेगा। अगर हम 900 वाट का बल्ब जलाएं उससे भी ग्रीन ही लाइट निकलेगा।
लेकिन 900 वाट वाला ग्रीन लाइट कैसा होगा, पूरा पूरा रूम जगमगा देगा, और जो 9 वाट वाला होगा वो एक कोना को खाली जगमगाएगा। तो आप किसको इंटेंस लाइट बोलिएगा? दूसरा वाला इंटेंस लाइट है। कौन वाला? जो 900 वाट का है। क्यों? क्योंकि उसमें ना लाइट का इंटेंसिटी हाई है। इंटेंसिटी हाई है तो वेव का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हाई है? उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का ग्रीन है। हाँ, क्यों? कैसे पता चला इक्वल है? क्योंकि दोनों सेम कलर है कि नहीं? तो सेम कलर सेम फ्रीक्वेंसी, बट उसका इंटेंसिटी हाई। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। तो कैसे रिलेट करते हैं ये भी जान लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो या इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो, दिस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। बात समझे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बात समझे? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा या इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा या इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव, वो हमेशा क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाइएगा वो उतना ज़्यादा इंटेंस होगा, वो उतना ज़्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो अगर लाइट का कलर सेम है तो लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम है। लाइट अगर IR है, IR मतलब इंफ्रारेड है, तो लाइट इंफ्रारेड है। हाँ, उसका हम लोग इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चेंज कर दीजिए, आप ग्रीन की जगह रेड लाइट कर दीजिए हो गया क्या? अच्छा, आप सोच करके देखिए। हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो लाइट है ये ऐसे आया और दूसरे मीडियम में चला गया। अच्छा, ये अगर हवा था तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कितना था भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अगर पानी है तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड घट गया ना। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिए, v इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी तो बदल गया। इसका मतलब है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया था, तो या तो ये बदला होगा या तो ये बदला होगा। ऐसे वेलोसिटी कैसे बदल जाएगा? तो ये तो बदल नहीं सकता है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। हरा लाइट को आप सफ़ेद पानी में, मतलब ट्रांसपेरेंट पानी में ऐसे करके जाने दीजिए, तो लाल लाइट थोड़ी हो जाएगा नीचे जाकर के। हरा लाइट हरा ही लाइट ना रहेगा जी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ। तो क्या चेंज हुआ होगा? लैम्डा, वेवलेंथ चेंज हुआ होगा। और वेवलेंथ के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गया। आप बोलिएगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा? आप हरा लाइट की जगह लाल लाइट भेज दीजिए, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। नहीं, आप दूसरा लेजर यूज कर लीजिए, है कि नहीं? तो इस तरह से चलिए, आज हम लोग ये देखें। अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक बड़ा सा टॉपिक है। वो मिक्स फ्रीक्वेंसी, तो व्हाइट कलर सनलाइट वो मिक्स फ्रीक्वेंसी होता है। उसका जो वेवलेंथ होता है ना, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का रेंज में होता है। अलग अलग देख रहे हैं ना। अगर ये मान लीजिए कि कोई फिक्स लाइट होता जिसका कुछ वेवलेंथ होता, तो वाइट लाइट तो मिक्सचर ऑफ लाइट है, सनलाइट, तो इसका एक रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसी बीच में सारा का सारा कलर का इंडिविजुअल वेवलेंथ आते रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर इसके आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है।